बड़ी खबर, मुआशी मास पर बड़ी पेशरफ्त हुई है। पिछले कुछ दिनों से कुछ बेहतर खबरें सुनने में आ रही हैं। मईशत के इस्तेहकाम के लिए एक के बाद एक बड़ी खबर आ रही है और सबसे बड़ी खबर इनफैक्ट कल आई, वो खबर जिसको निगाहें हमारी तरस गई थी देखने के लिए। इनफैक्ट हमारी हुकूमत की नॉट आवर्स, क्योंकि हमारे लिए तो बहुत अच्छी है नहीं, हमारी तो बिजली महंगी, गैस महंगी, सब कुछ महंगा, सिवाय सांस और इंसानी जिंदगी के सब कुछ महंगा चल रहा है पाकिस्तान में। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने बहरहाल स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत आपको $3 अरब देने की मंजूरी दे दी है। ये स्टैंड बाय मुआहिदा है। इसके तहत पाकिस्तान को 9 माह में $3 अरब मिलेंगे और फौरी तौर पर पाकिस्तान को $1 अरब और $20 करोड़ मिलेंगे। इससे फायदा ही होगा कि बाकी जो इंटरनेशनल कर्जे हमें इधर उधर से वो भी मिल जाएंगे। अच्छा, मिलेगा आपको, सब मिलेगा। एलामिया के मुताबिक बकिया $1.8 अरब नवंबर और फरवरी में दोबारा जो जायजा लिया जाएगा उसके बाद शेड्यूल किए जाएंगे। मुआहदे के साथ वजारत खजाना और मालियाती इदारे के दरमियान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का मामला भी तय पा चुका है। पाकिस्तान ने तकरीबन $8.5 अरब की फाइनेंसिंग का प्लान IMF को पेश किया है। प्लान के तहत सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात से $3 अरब मिल चुके हैं। $1 अरब $10 करोड़ IMF से मिलेंगे। वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्कीयाती बैंक से 50 करोड़ जो हैं वो हासिल किए जाएंगे, जबकि रवा माली साल के दौरान चीन से $3.5 अरब की फाइनेंसिंग का इंतजाम किया जाएगा। इस बार बहुत सारी कमेटियां निकल रही हैं नाज़रीन पाकिस्तान की, हर महीने में एक कमेटी है। इतलात ये भी है कि IMF ने वजारत खजाना का जो गर्दिशी कर्जा है रोकने का प्लान भी मंजूर कर लिया है और रवा माली साल में पावर सेक्टर का जो गर्दिशी कर्जा है वो 2340 अरब रुपए पर रोका जाएगा। ये वो कमेटियां हैं जो आपकी निकलती हैं लेकिन आप देते नहीं हैं। कमेटियां लेके हम कहते हैं अब तो हमारे पास वैसे इंटरेस्टिंग। खैर जी, मालियाती जो इदारा है जिसकी हम बात करें उसने खबरदार किया है कि ये गर्दिशी कर्जा कंट्रोल ना किया गया तो मायदे की खिलाफ वर्जी होगी, क्योंकि हमारा सर्कुलर डेट मुझे याद है PMLN ने आते ही 2013 में तकरीबन 700 अरब दिए थे, उसके बाद भी कम ना हुआ, बढ़ता चला गया और फिर जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो उसमें मजीद अब तो कोई ऑलमोस्ट 3000 को टच कर रहा है। आई बिलीव एग्जैक्ट फिगर्स भी हम आपको दे देंगे, तो ये बहुत ज़्यादा है। खैर, दूसरी जानिब ज़्यादा सख्त शराइत हैं इस मायदे के लिए। वज़ीर आज़म ने मुसलसल ये वज़ीर आज़म दावा करते नजर आते हैं कि हुकूमत ने मजबूरी के तहत IMF प्रोग्राम लिया और उनका तो एक बड़ा मशहूर ज़माना डायलॉग है ना कि मैं मांगने नहीं आया लेकिन मेरी मजबूरी है। तो ऐसा ही है, शहबाज शरीफ साहब अब भी कह रहे हैं कि हम मांगने नहीं आए लेकिन हमारी मजबूरी है, हमारा चल नहीं रहा है फिलहाल। और उन्होंने ये भी बताया कि जो हाजी सनाउल्लाह समेत दीगर पाकिस्तानियों की दुआओं से IMF के इम्तहान से हम निकले हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने बताया कि सऊदी अरब और UAE फाइनेंसिंग के बाद जो मुल्क है उसकी मईशत है उसमें इस्तेहकाम आ रही है। हाजी सनाउल्लाह से मुराद राना सनाउल्लाह साहब हैं। ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक उन्होंने हज किया अपनी अहलिया के हमरा। राना सनाउल्लाह साहब। अच्छा, इस सारी सूरत हाल पे जी बात करेंगे। हमारे पास डॉक्टर अयूब मेहर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। डॉक्टर साहब, अभी हम जिस तरह बता रहे थे कमेटियां निकल रही हैं हमारी इस साल ना, बहुत सारी, हर महीने हमारी एक कमेटी है और ये कमेटियां क्या हमारी मुल्क की मईशत को या घर के सिस्टम को चलाने में हेल्पफुल होंगी? देखिए, जो जहाँ तक बात है कहा जाए कि इससे हम ट्रैक पर आ गए या इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा हो गई है, तो ये नहीं समझना चाहिए। इस्तेहकाम वाली बात, डेवलपमेंट प्रोग्रेस के ट्रैक पर आ गए, ऐसी बात नहीं है। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि वो जो सर्वाइवल को खतरा था, डिफॉल्ट का खतरा था, वो अब नहीं रहा, वो टल गया है। क्योंकि IMF के जो पैसे आते हैं ये बेसिकली डेवलपमेंट के लिए यूज भी नहीं हो सकते, इनका इस्तेहकाम से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन ये है कि ये शॉर्ट टर्म आपका वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं। और यहाँ दो बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमें कंसीडरेशन में रखना होगा लाजमी। पहली बात ये कि दिसंबर तक पाकिस्तान ने $15 बिलियन पे करने हैं। IMF का जो डिले हो रहा था वो एक तो कंडीशंस हम की वजह से हम फुलफिल नहीं कर सके माजी करीब में। वजह ये थी कि कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, इवन कोई लोकल बैंक भी हो, अगर कोई डोमेस्टिक, तो जो वो कर्जा देता है तो वो ये जरूर देखता है कि जिस दिया जा रहा है वो डिफॉल्ट तो नहीं हो जाएगी, तो उसका कर्जा डूब जाता है। तो डिफॉल्ट से बचने के लिए IMF के 3 बिलियन ने तो कुछ नहीं करना था, इसलिए कि 15 बिलियन तक जब पेमेंट है, बाकी अपने सोर्सेज से वो भी अरेंज कर रहे थे, उसको IMF इंश्योर कर रहा है। तो वो अब काफी हद तक इंश्योर हो गया है कि दिसंबर तक। लेकिन दूसरा इसका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, पाकिस्तान की हिस्ट्री ये रही है, कम से कम हिस्ट्री में 5 हुआ है कि जब IMF की सख्त तरीन शराइत आई हैं तो उन सख्त तरीन शराइत को इम्प्लीमेंट जो किया है
वो किसी केयर टेकर गवर्नमेंट ने की है। कोई ना कोई केयर टेकर गवर्नमेंट होती थी, और अब अगले महीने केयर टेकर गवर्नमेंट बनने वाली है। ठीक। केयर टेकर गवर्नमेंट को फिर अपने वोट के लिए लोगों के पास नहीं जाना, तो वो जो हार्ड स्टेप्स होते हैं वो ले सकती है। और जो हार्ड स्टेप लेने हैं वो जो 4 बहुत हार्ड स्टेप बताए हैं IMF ने, उसमें एक की तरफ आपने अभी खुद इशारा किया है, गर्दिशी कर्जों की जो आपने बात की है। गर्दिशी कर्जों का मतलब जब अल्टीमेट इस पे जो जद पड़ेगी वो बेसिकली गर्दिशी कर्जे जहाँ से स्टार्ट होते हैं, जो उनका ओरिजिन का पॉइंट होता है, वो कंज्यूमर्स होते हैं। ये वो कंज्यूमर्स होते हैं जिन्होंने लॉसेस भी हैं और जिनके बिल्स जो हैं वो लिटिगेशन में गए हुए हैं, पेमेंट्स नहीं की हुई, वो दे नहीं पाए, और वो उन्होंने देने हैं पावर सप्लाइंग कंपनीज को, ताकि पावर सप्लाइंग कंपनीज जो हैं वो फिर अपने जहां से रॉ मटेरियल लेती हैं, गैस लेती हैं, उनको पे कर सके। और ये सारा मतलब डॉक्टर साहब एक एडमिनिस्ट्रेटिव मसला ही हो जाता है ना। मैं हमेशा 2013-14 की मिसाल इसलिए देता हूँ कि उस टाइम खबरों में खुद खबरें हम पढ़ते थे, और उस टाइम खबरों में ये पढ़ते थे कि जी अब फलां जगह पे बिजली चोरी वाले को हो गई। तो ये ऑप्टिक्स होते हैं और somehow they work। अगरचे कि मैं बहुत से खैबर पख्तूनख्वा, इवन पंजाब के कुछ इलाके, साउथ पंजाब के ऐसे हैं जहाँ पे लोग बाकायदा करते हैं, और वहाँ पे एक उससे कहना चाहिए कि कानूनी ही हैसियत उसको दे दी जाती है, उनको नहीं पकड़ा जाता अनफॉर्चुनेटली, और वहाँ पे ये कानून की इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी हेल्प आउट कर सकती है मसले को। अच्छा, आपने चूंकि केयर टेकर सेटअप का जिक्र किया, ऐसा लगता है कि उन नातवा कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, लेकिन एट द सेम टाइम चूंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, पब्लिक के पास नहीं जाना, वोट नहीं लेना। पहली बात तो ये कि किसी अच्छी महजब डेमोक्रेसी में ये होना ही नहीं चाहिए कि इतने बड़े अवामी इंटरेस्ट के फैसले एक ऐसा सेटअप आके करे जिसके पास अवामी मैंडेट ही नहीं है, और वो कुछ भी कह दे और कुछ भी कर ले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में होता है। तो आपके ख्याल में अब जो नई टीम बननी चाहिए, जो केयर टेकर सेटअप आना चाहिए डॉक्टर साहब, क्या ज़रूरी है कि उसकी एक्सपर्टीज़ फाइनेंस में फिर होनी चाहिए, कुछ ऐसे लोग उसमें हों जो फाइनेंस को, इकोनॉमिक्स को समझते हों, इस किस्म के लोग हों ताकि फैसले बेहतर हो पाएं? ये इसकी तरफ जो मौजूदा गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ, और आपने बकौल आपके हाजी सनाउल्लाह साहब उन्होंने बिल्कुल क्लियरली बता दिया है ये एक दिन पहले कि जो कंसीडर किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए जो नाम आ रहे हैं, उनकी टीम के लिए जो नाम आ रहे हैं, वो इकोनॉमिक्स के लोग हैं, अभी तक जो कंसिडरेशन में आए हैं, ये टेक्नोक्रेट्स टाइप के हैं। और ये देखिए 1993 से आपके पास तो ऑफर नहीं है, आप तो नहीं आ रहे हैं एज केयर टेकर? नहीं, बहुत मशहूर नाम आ रहे हैं उसमें। ओके, ठीक है। अच्छा, तो वो लोग आएंगे, और वो लोग देखिए 1993 से है ना, ये जब मोइन कुरैशी साहब आए थे तो उस वक्त सख्त डिसीजन लिए गए थे, और अभी ये सर्कुलर डेट के अलावा एक जो मॉनेटरी पॉलिसी को मजीद टाइट करने का कहा ये है। पाकिस्तान की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो इंटरेस्ट रेट है, वो दुनिया में हाईएस्ट है इस वक्त, और उस रेट पर एक खास बात ये हो रही है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत अरसे से लोन नहीं ले रहा। जो डेट क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत कम हो रह गया है, बहुत उसका सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया है। एक जमाना ये था कि प्राइवेट सेक्टर जब लोन लेता था बैंक से तो वो उसका 80% जो होता था पार्ट वो फिक्स्ड एसेट्स के लिए होता था, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी उनसे नए अदारे बनते थे या एक्सपेंशन होती थी कंपनीज में जिनसे जॉब क्रिएट होती थी। लेकिन 3 साल से सिर्फ वो वर्किंग कैपिटल के लिए ले रहा था लोन, ताकि वो डे टू डे अपना काम चला सके। लेकिन इस साल जो है वर्किंग कैपिटल के लिए भी लोन नहीं लिया जा रहा, यानी प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपने बिजनेस जो है एक तरह से आर्थिक तौर पे क्लोजर्स की तरफ जा रहे हैं, जो कि एक मजीद क्राइसिस क्रिएट करेगा। और इस सूरत हाल में IMF ने कहा है कि मजीद मॉनेटरी पॉलिसी में टाइटनिंग की जरूरत है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी जानिब ये तो हम सारी एस्पेक्ट्स को डिस्कस करें जो टेक्निकलिटीज भी हैं, अब आम पब्लिक की जानिब भी आते हैं, इनका इम्पैक्ट ऑब्वियसली। पहले हम बात कर रहे थे जी कि IMF से मुआहिदा नहीं हो रहा, हमें कर्ज की किस्त नहीं मिल रही है, तो अब ये मजीद महंगाई होगी और चीज़ें बेहतरी की जानिब अभी नियर फ्यूचर में नज़र नहीं आ रही है। डू यू रियली थिंक कि अब इसके बाद जब हमें सऊदी अरब भी कुछ कर्जे दे रहा है, चीन भी दे रहा है, हमारे पास थोड़े स्टेबिलिटी जो कहने
थोड़ी बहुत आ रही है, उसके बाद अब जो पब्लिक पे एक बर्डन है दो के हमें नजर नहीं आ रहा, बिजली भी महंगी हुई है, फ्यूल प्राइसेस में भी रेज होगा, क्या थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा कोई? कि जो हम लोन लेते हैं उसके साथ जब कंडीशंस अटैच होती हैं तो उन कंडीशंस को ज्यादातर उनका जो बर्डन होता है, अल्टीमेट बर्डन, वो लोअर इनकम ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो जाता है। या लोअर को अगर आप स्टेपन वगैरह दे दें सपोर्ट प्रोग्राम जैसे, तो फिर मिडिल क्लासर पर उसका बर्डन पड़ता है। वो ये एक हिस्ट्री है हमारी, बर्डन वहां शिफ्ट हो जाता है। तो अभी क्योंकि कंडीशन अटैच हैं और उन कंडीशंस को हमें फुलफिल कर रहे हैं, सब्सिडीज को विड्रॉ कर रहे हैं, टैक्स बढ़ाने की बात होती है, मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग की बात होती है, तो वो जो मिडिल लेवल के बिजनेस होंगे या मिडिल क्लासर्स होंगे, इम्पैक्ट तो फिर वहीं शिफ्ट होता है। तो वो कोई इकोनॉमिक मिजरीज कम नहीं होंगी, इनके नतीजे में हमेशा इकोनॉमिक मिजरीज बढ़ती है। मैं आपको एक रेफर करूं, एक बैरेंट सिक्योरिटीज जब बैंकरप्ट हुआ था, एक बहुत बड़ा बैंक था, इन्वेस्टमेंट बैंक था बरतानिया का, जब वो डिफॉल्ट किया था और बैंक ऑफ इंग्लैंड जो उनका सेंट्रल बैंक है उसने उसको रेस्क्यू करना चाहा था कि इसको लोन देते हैं और लोन दे करके बचाया जाए, तो उनकी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा डिसीजन, तो उसका आखिरी सेंटेंस था कि ना दिया जाए लोन। जब भी कोई इस तरह का वाकया हो तो जिस वजह से डिफॉल्ट हो रहा है, जिनकी वजह से डिफॉल्ट का रिस्क टाला जा रहा है, उन लोगों पे बर्डन शिफ्ट होना चाहिए, आम पब्लिक पे बर्डन शिफ्ट नहीं होना चाहिए। यही प्रिंसिपल मैं समझता हूँ फॉलो होना चाहिए कि जो जिनकी इनएफिशिएंसी थी या करप्शन थी या जिनकी इनकैपेबिलिटीज थी, उनका बर्डन आम पब्लिक पे नहीं आना चाहिए। आम पब्लिक का कोई कंट्रोल नहीं। डॉक्टर साहब एक चीज फिर समझ नहीं आती, ये सवाल मुझे लगता है आपके साथ मैंने इतने इकोनॉमी के प्रोग्राम्स किए हैं, यहाँ पे भी इतनी दफा आपसे इंटरेक्ट, और आप जैसे सभी जो जहन इकोनॉमी को समझते हैं, मुझे नहीं याद मैंने कितनी बार पूछा होगा बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमी कि हम जब कोई पॉलिसी शिफ्ट ला ही नहीं रहे, डायरेक्ट टैक्सेशन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। कल भी मैंने देखा वो एक हमारा एक मीटर है वो चलता नहीं है, वो बंद है, और उसका बिल जो था वो तकरीबन 1500-1600 रुपए बगैर इस्तेमाल के आया हुआ था। इसका मतलब ये है कि वो एक फिक्स टैक्सेस की सूरत में बिल आ रहा है। इसी तरह बिजली के भी कुछ फिक्स चार्जेस हैं जो हर महीने 6-7 हज़ार आवाम को लग रहे हैं, चाहे इस्तेमाल करें या ना करें। यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस हम लिए जा रहे हैं, वो पेट्रोल पे भी हैं, वो इस्तेमाल की चीज़ों पे भी हैं। डायरेक्ट टैक्सेस न सिर्फ हम लगा नहीं रहे, अगर लगा भी रहे हैं तो उन शोबों पे नहीं लगा रहे जिनको एक्चुअली टैक्स करना चाहिए, जो बड़ा हमें रेवेन्यू दे सकते हैं, उनको हमने बिल्कुल आज़ाद छोड़ा हुआ है। तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट करें, या IMF कैसे एक्सपेक्ट करे? फिर वो जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि नाक से लकीरें निकलवाई हैं उन्होंने, तो फिर ठीक निकलवाई है ना, क्योंकि अभी तो हम कम से कम डायरेक्शन हमारे सामने तो नहीं है कि ऐसा क्या बड़ा इकदाम हम करेंगे जिससे ये मामला अगले कुछ अरसे में बेहतर होंगे और $15 अरब दिसंबर तक हम दे पाएंगे। देखिए इमरान साहब, इसके लिए बेसिकली इकोनॉमिक पॉलिसी से ज्यादा ये जो एस्पेक्ट है, इसके लिए इकोनॉमिक पॉलिसी की काबिलियत से ज्यादा विल पावर चाहिए। डायरेक्ट टैक्सेस के लिए कोई भी गवर्नमेंट हो उसकी विल पावर चाहिए। डायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन बहुत मुश्किल होती है, इसलिए कि जिन लोगों से आपने टैक्स लेना होता है वो पावरफुल होते हैं, वो आपकी असेंबलीज में भी बैठे होते हैं, आप उनको नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए आप GST की शक्ल में या विद होल्डिंग टैक्स की शक्ल में निचले तबके पर आप शिफ्ट कर देते हैं। वो उसके लिए जब तक विल पावर नहीं होगी वो डायरेक्ट टैक्सेस नहीं हो पाएंगे, उनकी कलेक्शन नहीं हो पाएगी। माजी में बहुत मरतबा ऐसा हुआ है कि जब वो एटलीस्ट 2-3 बजट वो मुझे याद है कि जब डायरेक्ट टैक्सेस की बात की गई और डायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा लगाए गए तो फिर आखिर वो बजट वापस लेने पड़े थे, पार्लियामेंट को वो बजट वापस लेने पड़े। तो वो उसके लिए विल पावर चाहिए। और उससे के अलावा एक और एस्पेक्ट है, वो आप देखिएगा कि केयरटेकर के बाद एक नया इशू ये रेज होगा कि वो जो इक्वेशन है फेडरेशन की, फेडरल की और प्रोविंशियल की, दबे दबे लफ्जों में बातें आनी शुरू हो गई हैं कि उसको हमें दोबारा नया NFC अवार्ड करना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी, नहीं चल पाएगी इस तरह से। वो जो बर्डन है टैक्सेस का वो सारा फेडरल पे जा रहा है। प्रोविंस अपने कुछ शोबे ऐसे हैं जिन पर कलेक्शन सूबे अपना लेने के वक्त अपना हिस्सा पूरा ले रहे हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन के वक्त, देने के वक्त सूबे उस तरह रोल प्ले नहीं कर रहे। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। ये भी बहुत पुराना मसला है और आपने दोबारा से इसकी तरफ भी तवज्जो दिलाई। भाई मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। टैक्सेशन के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, जिसकी वजह से गरीब ज़्यादा सफ़र कर रहा है। आई मीन एक अमीर आदमी जितनी की बिजली इस्तेमाल कर रहा है उतना ही गरीब आदमी कर रहा है। एक लैंड क्रूजर वाला जितने का पेट्रोल इस्तेमाल कर रहा है, एक रिक्शे वाला ही कर रहा है। तो ये डिफरेंस जब तक खत्म नहीं होगा कैसे मामला ठीक होगा?